हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है भाई। तो आज हम करने वाले हैं आपका अर्थशास्त्र का पार्ट 3, जिसका नाम है मुद्रा व साख। तो इस चैप्टर को आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुद्रा क्या होती है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु को लेना देना होता है। मुद्रा क्या होता है उसको समझते हैं। मुद्रा एक प्रक्रिया है। जैसे आपने बिचौलिया जानते हैं ना, शादी कराते वक्त बिचौलिया होता है कि वो लड़की को लड़कों को मिलवाता है, लड़के के घर वालों को लड़कों के घर वालों को मिलाता है। वैसे मुद्रा क्या करती है? वस्तु का लेना देना, जो वस्तु को लेता है जो वस्तु को देता है, इन दोनों को एक दूसरे से मिलाती है, वो हमारा मुद्रा कहलाता है। अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके पढ़ लेंगे। आपको ये समझना है कि इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। किसको? मुद्रा को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आ गया है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। मैं बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, आपने अपने रियल लाइफ में तो ये करा होगा ना कि आप एक वस्तु को बेचना चाहते हैं। आप जैसे कि मान लिया आप अपना ना बैट है ना, बैट उसको बेचना चाहते हैं आप, और आपका दोस्त उसको खरीदना चाहता है ना। आप वस्तु के बदले कोई वस्तु को ले रहे हो ना, वही क्या कहता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रणाली, ठीक है, सॉरी वो मैं भूल गया। प्रणाली, ठीक है। वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये जो अधिकतर उपयोग होता है वो होता है आपके दोस्तों के साथ। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, आपने देखा होगा आपका एक दोस्त है, आप एक चीज बेचना चाहते हैं और आपका दोस्त वो चीज लेना चाहता है, परंतु आप बिना पैसे से, वो चाहता है कि आप बिना पैसे से दें उस चीज को। तो वो आपका क्या कहलाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, एक पढ़ लेते हैं इसको, फिर समझ में आ जाएगा। जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहलाता है। मतलब मान लीजिए मैं एक वस्तु बेचना चाहता हूँ, वही एक व्यक्ति उसी वस्तु को खरीदना चाहता है जो मैं बेचना चाहता हूँ। अगर हम मुद्रा के बिना, यानी मुद्रा का उपयोग किए बिना उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वस्तु आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, आरबीआई जो आपका बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, आपने कई एड्स में देखा होगा, टीवी एड्स में, कि उसको कितना बड़ा, मतलब बोलते नहीं कि आज एक नया कानून लागू करा आरबीआई ने। आरबीआई कहता है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमेशा आरबीआई क्यों आता है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं आरबीआई के कार्य क्या हैं। आरबीआई क्या काम करता है जिसकी वजह से ये इतना विश्व विख्यात है। ठीक है, तो समझते हैं पहले। भारत का मुख्य केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक क्या है? आपको पता होता है कि सबकी शक्ति केंद्र में होती है, इसी प्रकार पूरे भारत की बैंक की शक्ति आरबीआई में होती है। समझिए? ठीक है जी, चलो। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का मुख्य केंद्रीय बैंक कौन सा है? सर जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब इसके कुछ कार्य हैं उसको समझते हैं, तो दिक्कत नहीं आने वाली आपको। फिर सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, इसका मतलब समझते हैं पहले। हर एक पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत ना हो। ठीक है, बताता हूँ, चलो। अब सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जो सरकार मुद्राएं देती है बैंकों को, वो बैंक सरकार से नहीं लेता, वो आरबीआई उन बैंकों को मुद्रा देता है। समझ गए ना? जो लोन देते हैं ना, जो आपने देखा होगा सरकार कुछ पैसे तैनात करती है बैंकों को, वो सरकार जो तैनात करती है वो बैंक नहीं लेते उनसे, वो आरबीआई लेके बैंकों को देता है। इसका मतलब क्या है कि सरकार की ओर से जो मुद्राएं आती हैं उसको आरबीआई बैंकों तक पहुंचाता है, जिसका पॉइंट हमको दिया है सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। ठीक है, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार स्किप करके दोबारा देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत।
ठीक है। और ये इसके कार्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। अब जो बैंक है वो क्या अपना कार्य सही से कर रहे हैं, उस पर नजर रखता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब सर जी, मैं बताता हूँ, देखो आपने देखा होगा कुछ बैंक होती है जो कि ब्याज को ज़्यादा कर देती हैं, और कुछ बैंक होती है जो कि अपना घाटा करवा लेती हैं। पढ़ा लिखा इंसान बैंकों को चालाकी से पागल बना के चले जाता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है बैंक उसके पागल बना देती है। ये बैंकों का नकारात्मक कार्य होता है, और इसी कार्य पर ध्यान देता है हमारा आरबीआई, ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नया कानून लागू हुआ है। ये मेरे को नहीं पता कि कानून लागू कब हुआ था, परंतु ये पता है इस कानून के आने के बाद आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो तगड़ी यानी कस के इंस्ट्रक्शन लेता है बैंक की प्रक्रिया में, ठीक है। तो आपका दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर का जो बैंक कर रही है, वह जो उनकी समितियां कर रही है, क्या वो सही कर रही है, क्या वो गलत कर रही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पर नजर रखता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, सरकार के द्वारा मुद्रा को जारी करता है, ठीक है। और दूसरा बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। इसमें थोड़ा टाइम लगाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट इसका अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ब्याज की दरों एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है। इसका मतलब क्या है सर जी, मैं बताता हूँ। देखो जो ब्याज होती है, मैंने आपको अभी बताया है कि जो ब्याज क्या वो अच्छी है। मान लीजिए हमने लोन लिया बैंक से, अब वो ब्याज क्या करता है, आपको प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज पे लग रहा है, तो ज़्यादा हो गया है ना। साल के 365 ब्याज हो गया। ये किसके लिए ज़्यादा है, एक मनुष्य के लिए ज़्यादा है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इसको मना ही करेगा। क्यों, ब्याज की जो दर है उस पर आपका जो ध्यान होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, कि बैंक ब्याज कितना चढ़ा के दे रही है मनुष्य को यानी नागरिकों को, या बैंक ब्याज कितना कम दे रही है। ऋण मतलब होता है लोन, लोन की जो शर्तें हैं उन पर भी निगरानी रखता है भाई साहब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो कितनी तगड़ी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब ऋण की शर्तें क्या होती हैं, आपको ऋण जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना ऋण वाला, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे, उसमें आप समझोगे, ठीक है, कि ऋण क्या होता है, ठीक है, समझ में आ चुका है। ब्याज की दर व ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। वह ब्याज बैंकों व समितियों की जो कार्य प्रणाली होती है उन पर नजर रखता है। ब्याज की दर व आपका जो ऋण की शर्तें होती है उन पर नजर रखता है। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, चौथा पॉइंट करें, चलो जी करते हैं। बैंक कितना नकद शेष अपने पास रखे है उसकी सूचना रखता है। ये क्या है, आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना ऋण वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चले जो बैंक होता है वो 10% अपने पास रखता है, बस ओनली ऑन 10% अपने पास रखता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको देखता है कि जो बैंक है वो असलियत में 10% अपने पास रख रहा है या ज्यादा रख रहा है, उस पर नजर कौन रखता है, आपका आरबीआई। तो पहला पॉइंट क्या होगा, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। चौथा, आपको जो बैंक और समिति होती है उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ब्याज तथा जो आपकी ऋण की शर्तें उस पर निगरानी रखता है। बैंक कितना नकद शेष अपने पास रखा हुआ उस पर भी नजर रखता है। एक लास्ट पॉइंट रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ऋण किस प्रकार वितरित करना है। मतलब जो ऋण है वो जो कि लोन है वो किस प्रकार लोगों को देना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है, उस पर भी नज़र आपका आरबीआई रखता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर ले तो हमें एक बार, कि सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है बैंक ऑफ इंडिया। ब्याज की दरों एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है आपका बैंक ऑफ इंडिया। बैंक कितना नकद शेष अपने पास रखे हुए उसकी सूचना रखता है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ऋण किस प्रकार वितरित करना है इसकी नजर रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है भारत का। तो ठीक है, समझ में आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। पढ़े आगे, चलो जी। अब आता है आपका साख। हमने मुद्रा पढ़ लिया भाई, ठीक है, वो तो पढ़ लिया। अब साख क्या होता है, पढ़े। तो साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। ये ना जो चैप्टर है ना मुद्रा व साख, ये बेसिकली बैंकों पर आधारित है।
ठीक है, एक बार इसको पढ़ता हूँ एक बार दोबारा। साख एक समझौता है। कैसा समझौता है? जिसके तहत जो लोन लेता है वो जो उधार करता है उसकी धनराशि वस्तु एवं सेवाएं आश्वासन पर उधार देता है। साख को मैं समझाता हूँ, देखो आपको एक अच्छी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने लिया एक आदमी से जिसका नाम है सागर, मैंने उससे उधार लिया यानी लोन लिया। अब वो मुझे सेवाएं प्राप्त कराता है, मतलब आपको ये सेवा मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको मिलेंगी। अब वो ये चीज़ एक उस पे दे रहा है, मतलब एक विश्वास पे दे रहा है कि मैं जो सेवाएं उससे ले रहा हूँ उसका भुगतान मैं आने वाले समय में कर दूंगा। ये आपका साख कहलाता है। मतलब साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत जो ऋणदाता होता है वो उधारकर्ता को धनराशि वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। समझ में आ गया? दिक्कत नहीं, कोई आगे बढ़े। चलो जी, तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ साख क्या है। बेसिकली एक इंसान है जो ऋणदाता है, जो कि लोन लिया है एक व्यक्ति से जो कि उधार करता है। ठीक है, अब उधारकर्ता उसको धनराशि प्राप्त कराएगा, सेवाएं प्राप्त कराएगा, वह वस्तु प्राप्त कराएगा। अब वो ये सारी चीज इसलिए प्राप्त कराता है ताकि उसको विश्वास है कि वो भविष्य में उस चीज का भुगतान कर देगा। वो आपका क्या कहलाता है? साख कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाई चांस अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं तो बेसिकली आप वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। बड़े जी आगे कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं समर्थक ऋणदाता। मतलब उधारदाता उधार प्राप्त करता, मतलब जो उधार देता है और जो उधार लेता है में समर्थक ऋणधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। यह परिस्थितियां ही समर्थ ऋणाधार कहलाती है। एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो उधारदाता है, जो उधार लेता है, नहीं, जो उधार दाता है यानी जो उधार देता है, और उधार प्राप्त करता मतलब जो उधार को लेता है, ऋणाधार के रूप में एक ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है। जो आपका समर्थक ऋणधार है वो इन दोनों के बीच में जो परिसंपत्तियां है ना उसकी ऐसी मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। यह परिस्थिति ही समर्थक ऋणधार कहलाती है। जैसे कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन व बैंक जमा। नहीं समझे? चलो जी, एक बार और समझा देता हूँ। देखो, जो उधार को दे रहा है और जो उधार ले रहा है उनके बीच में एक समर्थक ऋणधार होती है। मतलब जैसे आपकी जो आप देखते हैं ना, खेत बेचते हैं, भूमि बेचते हैं, जेवर बेचते हैं, मकान बेचते हैं, पशु बेचते हैं, बैंक जमा में पैसे बेचते हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो इन दोनों की मांग करता है, मतलब जो ये चीज़ें हैं ये इन चीज़ की मांग करते हैं कि जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। आपने देखा नहीं है क्या कि बोलते नहीं है, आप तेरे पास 3 दिन का समय है, मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, अगर तूने ये वाला कर्जा नहीं उतारा तो मैं ये सारी चीज़ें लेके चले जाऊँगा। वही सेम चीज़ है इसमें। समर्थक ऋणधार बच्चों वही होता है जैसे आपने मूवियों में देखा है कि तेरे को 3 दिन की मोहलत मिलती है, अगर तूने ये नहीं दिया तो मैं तेरा ये सामान लेके चले जाऊँगा। ठीक है, तो उसको वो हक भी होता है वो ले जाने का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है वो। अब है मुद्रा के आधुनिक रूप। मतलब अब अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन चीज़ों को कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो मुद्रा नहीं है। तो इन पे ध्यान दे लेना। जो आपकी कागज के नोट होते हैं ना वो मुद्रा होती है, सिक्के मुद्रा होती है, चेक मुद्रा होती है, डेबिट कार्ड एक मुद्रा होती है, क्रेडिट कार्ड एक मुद्रा होती है, यूपीआई एक मुद्रा होती है, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग एक मुद्रा होती है। जिनसे पैसों की अदला बदली मतलब जिससे पैसे हम दे सके उसको मुद्रा कहते हैं। अब तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुद्रा में। मेरे को पता था आप पिछले वाली वीडियो में नहीं समझे, पिछले वाली वीडियो बोल रहा हूँ सॉरी, जो इस वाले पेज पे आप नहीं समझे होंगे मुद्रा की मतलब क्या होता है। इसमें तो समझ गए ना मुद्रा क्या होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, ये सारी चीज़ें, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, कागज के नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ आपकी मुद्रा होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, रिजर्व बैंक के कार्य। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य पढ़ लिए।
अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक के कार्य। मुद्रा जारी करता है, ठीक है जी, मुद्रा जारी हमको करता है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करता है। बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, जो खुद की सहायता करता है, और जो बैंक होता है उनकी कार्य प्रणाली जो कार्य करती है उन पर नजर रखता है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। जो ब्याज की दर होती है, जो ब्याज मतलब ब्याज कितने रखा जाए, मतलब कितने आवश्यकता पड़ी ब्याज की, उसको कौन निर्धारित करता है? आपका रिजर्व बैंक। अब इनमें भाई बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे, आपको उसका एक उदाहरण दे दिया जाएगा और इसका एक उदाहरण दे दिया जाएगा, आप बोलेगा कि ये रिजर्व बैंक करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, उसको आपने देखना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, मतलब जो मौद्रिक जो मुद्राएं होती है उनकी जो नीति होती है उनकी समीक्षा करना है। चौथा पार्ट, बैंकों की कुछ राशि का नकद समंचन करता है, जो बैंक की जो राशियां होती है उनको अपने पास भी रखता है। साख की शर्तें, साख क्या होता है कमेंट में अपने शब्दों में बताएं, ठीक है, कमेंट में अपने शब्दों में बताएं। तो आपको नहीं पता तो मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ साख क्या है। साख एक ऐसा समझौता है, साख क्या है, साख एक ऐसा समझौता है कि एक व्यक्ति साख को प्रदान करता है, जैसे सेवाएं प्राप्त कराता है, और आपका ऋणदाता को प्राप्त कराता है सेवाएं, वस्तु, ठीक है, ये सारी धनराशि, ये सारी चीज़ प्राप्त कराता है। वो क्यों प्राप्त कराता है? ताकि उसको विश्वास है कि वो आने वाले समय में उस चीज़ का क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। अब ये साख जो कि ये चीज़ मैंने आपको बताई, इसकी कुछ शर्तें भी होंगी, उसको समझते हैं। ब्याज की दर, वो जब तक वो उस चीज़ को नहीं देगा जब तक उसकी ब्याज लगती जाएगी। समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार का मतलब क्या होता है? अगर उसने नहीं ये चीज़ नहीं दी तो उसके बदले वो कुछ उसके घर से कुछ भी उठा सकता है। आवश्यक दस्तावेज, जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं उसको ले लेगा। आवश्यक दस्तावेज दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब एक मोस्ट 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 चीज आती है, वो है स्वयं सहायता समूह। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना भाई, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा दो दो नंबर में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं का भी उठा के देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली। ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी अब हम देखते हैं आगे। तो चलो जी अब हम देखते हैं स्वयं सहायता समूह क्या होता है बेसिकली। तो इम्पोर्टेंट तो है बहुत, तो बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह का मूल विचार है कि ग्रामीण यानी गरीबों, ग्रामीण मतलब होता है गांव, गांव के गरीबों खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए और उनकी बचत को एकत्रित किया जाए। आपको पता है ये सवाल ना बहुत नंबर में आता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, इनके उदाहरण दे तो आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। अब बच्चे कुछ और डाल के चले जाते हैं इस जवाब में, नहीं समझे, देखो स्वयं सहायता समूह से आप ना बच्चे ये डाल देते हैं वो वह समूह जो अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। बिल्कुल ही गलत है यार, जो आपसे पूछ रहा है वही तो डालोगे ना आप आंसर में। तो समझो, मैं आपको समझाता हूँ, देखो स्वयं सहायता समूह का मूल विचार, उसके विचार होता क्या है, स्वयं सहायता समूह क्यों बनाया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह उसलिए बनाया जाता है जो आपकी ग्रामीण में जो यानी गांव में जो गरीब हैं खासकर महिलाएं, उनको उस समूह में जारी करा जाए, उनमें शामिल किया जाए, उनकी जो बचत है उसको एकत्रित किया जाए, ठीक है। खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए और उनकी जो बचत है उसको एकत्रित किया जाए। स्वयं सहायता समूह एक बार मैं बता रहा हूँ क्या है। स्वयं सहायता समूह वह समूह है, उसका जो मूल विचार है वो यह विचार है कि वो जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण के लोग, नागरिक, खासकर महिला, उसको स्वयं सहायता समूह में संगठित करा जाए और उसकी जो बचत है उसको एकत्रित किया जाए, ठीक है। चलो जी अब इसके कार्य सुनते हैं। बिना समर्थक ऋणदार को ऋण देना, समर्थक ऋणदार आपको बता दिया ना क्या होता है। अब अगर हमको वो चीज नहीं मिली तो वो कुछ भी उठा के ले सकता है, लेकिन उसको बिना इस शर्त के ऋण दे देता है, मतलब बिना किसी उसके लोन दे देता है। सदस्यों सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करता है, जो सदस्य ने जो पैसा जमा करा है उसकी उसको इकट्ठा करता है। ग्रामीण वृद्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करता है, महिलाओं के बिना ही कुछ नहीं है ये वाला। कम ब्याज दर पर ऋण देना, मतलब कम ब्याज पर लोन देना। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा मंच देना,
ठीक है, ये आपका क्या है, स्व सहायता समूह। तो एक बार आपको दोबारा बताता हूँ स्व सहायता समूह क्या है। स्व सहायता समूह एक ऐसा विचार है जो कि ग्रामीण के नागरिकों यानी गांव के जो गरीब लोग हैं, खासकर महिलाओं, उनको उसमें संगठित करा जाता है ताकि वो अपना जो वो है, जिनकी धनराशि की जो बचत है उसको एकत्रित किया जाए। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलो जी, तो बढ़े हम आगे, क्या बढ़े, चैप्टर ही खत्म हो चुका है आपका। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। भारत में केंद्र सरकार की ओर से कौन सी करेंसी नोट जारी करती है, बताओ शाबाश, बताओ। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या मैंने सही आंसर लिखा, कमेंट में जरूर बताना। तो बताना, वरना मैं बता दूँ। मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो इसमें कागज के नोट हैं, तो सोना चांदी ये नहीं होता। जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करती है, नई शाखा खोलने पर, कर का भुगतान करने पर, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए। तो ये आएगा गा ऑप्शन इसका। साख के औपचारिक स्रोत क्या है, साख क्या है, कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो सहकारी बैंक, कंपनी का मालिक, बैंक। तो कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, अब आता है ऋण जाल से आप क्या समझते हैं, ऋण चुकाने में असमर्थता, ऋण चुकाने में समर्था। दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों गलत भी नहीं हो सकते, तो इसका आएगा ऋण चुकाने में असमर्था। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये क्वेश्चन ला चुका हूँ, इनमें जितने आपको आंसर पता चले। तो ये है, बैंक अपने पास कितना नकद शेष रखता है, तो आएगा 10%। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। तो बस फिर इसी प्रकार से मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। तो अगर आपको एक वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो, इसका जो वन शॉट अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना। तो कल मैं इसका चौथा चैप्टर लाने वाला हूँ, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो चौथा चैप्टर है इसका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को कल करेंगे, ये भी वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। तो बस फिर मिलते हम अगली वीडियो में, यह सोचकर कि आप अपनी मेहनत को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।